हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। M2R5 में हमने कल एक मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिया है जो नेलेट का है। और ओ लेवल में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको ज़रूर सोल्व करने हैं, जो हम यहाँ पे आपको करा रहे हैं। तो आपको अलग से कोई जो है मतलब क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से आप तैयारी कर सकते हैं। M2R5 में ये दूसरा है, M1R5 में भी दूसरा हो जाएगा शाम तक, ठीक। तो इसमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर आपकी। कौन सी सीएसएस की वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं है और है, ये ध्यान से आप एग्जाम में देख लिया करो, क्योंकि जल्दबाजी में हम पढ़ लेते हैं है तो हम फिर वही लगाते हैं ऑप्शन जो हमें राइट दिखता है और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, जो कि हमारा एक नंबर गलत वहाँ पर हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब आपके एग्जाम में जैसे 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। 100 में से अब आपको जो है टाइम मिलता है 90 मिनट का। तो क्या पॉसिबल है कर पाना? तो बिल्कुल ईजी है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है कि आप 100 मिनट में, यानी सॉरी 100 क्वेश्चन आप 90 मिनट में ना कर पाएँ। तो इतना ज़्यादा मतलब कम समय नहीं है, बहुत समय है, 90 मिनट बहुत होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिनको आप पढ़ेंगे डायरेक्ट आंसर लगाएंगे तो वहाँ पे आपका टाइम बच जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको एक दो बार पढ़ने की ज़रूरत होती है, यानी एक बार में समझ में नहीं आया दोबारा पढ़ो। तो वो जो टाइम आपका किस ईजी क्वेश्चन पे बच जाता है उसको आप किसी हार्ड या ऐसे क्वेश्चन पे लगा सकते हैं जिसकी लैंग्वेज बढ़िया है, ठीक। तो कौन सी सीएसएस की वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, बैकग्राउंड इटरेट, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन पेपर है, सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा सेम ऑप्शन के साथ, इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान से देख लेना है कि कोई क्वेश्चन आपका गलत ना हो जाए। और अगर आप जैसे हम क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि नेलेट की कोई ऑफिशियल आंसर की तो आती नहीं है, तो अगर हमसे भी कोई क्वेश्चन गलती से आंसर उसका गलत बता दिया जाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये आंसर जो है ये नहीं, ये होना चाहिए। फिर मैं उसको देखूंगा और वहीं पे आपको कमेंट बॉक्स में ही आपको आंसर बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे गलती हो सकती है, कोई बात नहीं, एग्जाम में गलती होगी तो फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसने क्लास M2R5 की देखी होंगी। W3 यानी वर्ल्ड वाइड वेब डॉट CSS के बारे में क्या सही नहीं है, पूछ रहा है कि क्या सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि W3.CSS एक मानक CSS नहीं है, एक स्टैंडर्ड CSS नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर पहले का भी डी है और ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 2 का भी डी हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है कि डैश प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट में टेक्स्ट की पहली पंक्ति को इंडेंट करने की अनुमति देती है। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, आप बताइए। टेक्स्ट फर्स्ट है, टेक्स्ट इंडेंट, फर्स्ट इंडेंट या टेक्स्ट फर्स्ट इंडेंट। थर्ड तो इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, टेक्स्ट इंडेंट, ठीक है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में है इनवैलिड HTML इवेंट की पहचान करें। तो आपका इनवैलिड अनलोड होता है, ठीक है। और देखिए ऑप्शन नंबर बी पे लोड है, तो ये तो दोनों ही इनवैलिड हैं। ए और बी दोनों ही जो है इनवैलिड हैं, और जो ऑप्शन नंबर सी डी पे हैं ये वैलिड होते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इनवैलिड HTML इवेंट की पहचान करें। तो अगर इसने दो ऑप्शन में दे दिए हैं ए बी और बी बी, यानी दोनों इनवैलिड हैं, तो आपने ए लगाया है तो अभी आंसर आपको मार्क्स मिल जाएगा, बी लगाएंगे तब भी, क्योंकि दो ऑप्शन जो है राइट आंसर हो रहे हैं। तो क्या करे इस कंडीशन में, बच्चा तो कोई सा भी लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है W3.CSS बॉर्डर क्लास प्रदान नहीं करता। देखिए नेलेट के जो क्वेश्चन पेपर है ना, इसमें बहुत ज़्यादा गलती तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ 3 से 4 क्वेश्चन में गलती पाई जाती है या मिल जाती है नॉर्मली। इसके अलावा जो ऑप्शंस है ना वो भी गलती से गलत हो जाते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी कभी कभी नेलेट गलत कर देते हैं। लेकिन एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होता है तो हमें अब पता ही नहीं चल पाता कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके की लैंग्वेज से पूछा गया है। बच्चे बताते हैं तो उस हिसाब से हम तैयार करते हैं। तो कह रहा है कि W3.CSS निम्नलिखित बॉर्डर क्लास प्रदान नहीं करता है। कौन सी ऐसी क्लास है जो प्रदान नहीं करता, यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो W3 बॉर्डर गटर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था बॉर्डर गटर वाला, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख लो, रट लो, कुछ ही करो, आप बस याद रखना, क्योंकि एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बस करके आ जाएं, इतना ही काफ़ी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है HTML5 में मान्य यानी वैलिड नए इनपुट टैग एलिमेंट की पहचान करें। तो ईमेल है, लेटर है, फैक्स है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि HTML5 में नए इनपुट टैग एलिमेंट की पहचान करें। तो इसमें आपको लगाना होगा ऑप्शन नंबर है यानी ईमेल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन पे है, किसी डॉक्यूमेंट की सामग्री के एक स्वतंत्र भाग को प्रस्तुत करने और उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है। विच टैग इज़ यूज टू रेंडर
एंड रिप्रेजेंट्स एन इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट। तो ब्लॉग है, न्यूज़पेपर है, आर्टिकल है या रिकॉर्ड है, तो इसमें आप लगाएंगे आर्टिकल, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है हाइपर टेक्स्ट एक डैश है। जो हाइपर टेक्स्ट होता है वो क्या है, यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएगा आपका टेक्स्ट विच कंटेंट लिंक टू अदर टेक्स्ट, यानी पाठ जिसमें अन्य ग्रंथों के लिए लिंक शामिल हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि 1000 शब्दों से अधिक का टेक्स्ट है, ये गलत है आपका। टेक्स्ट के साथ गंभीर, ये भी गलत हो जाएगा, यानी सारे गलत है, कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में है किस कंपैरिजन ऑपरेटर का उपयोग दो वेरिएबल के बीच समानता के साथ साथ कंटेंट को खोजने के लिए किया जाता है। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, डबल इक्वल है, ट्रिपल इक्वल है, फिर 4 बार इक्वल है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ट्रिपल इक्वल। 10 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, इनमें से कौन एंगुलर जेएस के लिए मान्य कथन नहीं है। मान्य यानी वैलिड नहीं है एंगुलर जेएस के लिए। विच स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड, बताइए। तो इसमें यह एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, यह सी में लिखा गया एक फ्रेमवर्क है। तो ये तो सी में थोड़ी, तो जावा में लिखा हुआ होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह सी लैंग्वेज में लिखा हुआ फ्रेमवर्क नहीं, ये जावा में लिखा हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन में है W3 टेबल डैश टेबलों के लिए निम्न क्लास प्रदान नहीं करता है। तो बताइए इसमें क्या लगाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 11 में। W3 स्ट्रिप्ट है या W3 स्ट्राइप, तो ऑप्शन नंबर बी होगा या सी होगा, बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होना चाहिए, W3 स्ट्राइप। क्वेश्चन नंबर 12 में है नोटपैड, जो आपका एक टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड में कौन सा कन्वर्टर मौजूद है। नोटपैड जो होता है आपका, इसमें कौन सा कन्वर्टर मौजूद है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, पहला। और ये इसमें देखिए पहला हो जाएगा राइट आंसर इसमें वैसे, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ए और सी दोनों। तो ऐसी कंडीशन में जो ऑप्शन नंबर सी है, हैक्स टू ASCII, तो इसमें यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी। यानी जेके अगर आप देखिए ASCII टू हैक्स और हैक्स टू ASCII, तो ये दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ए और सी दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में है जावा स्क्रिप्ट में एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कौन सा है। जावा स्क्रिप्ट में पूछ रहा है कि कौन सा है। तो डबल स्टार जो है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में है नेविगेशन लिंक का एक सेट डैश टैग का उपयोग करके परिभाषित किया गया है। तो इसमें लगाना है आपको ऑप्शन नंबर बी, नेव टैग। उसके अलावा है क्वेश्चन नंबर 15 है फाइल प्रोटोकॉल का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। यानी फाइल प्रोटोकॉल, यानी जो FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइल की डिज़ाइन और संरचना तय करने, हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में कंप्यूटर फाइलों के स्थानांतरण के लिए, फाइलों की स्टोरेज स्पेस तय करने के लिए, सर्वर से क्लाइंट को कंप्यूटर फाइलों के स्थानांतरण के लिए, किस लिए किया जाता है फाइल प्रोटोकॉल का यूज़। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर जो कह रहा है कि सर्वर से क्लाइंट को कंप्यूटर फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। 16 नंबर क्वेश्चन में है डैश एक सामान्य इनलाइन एलिमेंट है जो कोई इनहेरेंट फॉर्मेटिंग नहीं लागू करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में होना चाहिए आपका क्या, कलर है, स्पैन है, विड्थ है या डिव है। तो इसमें लगाएंगे आप स्पैन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका यहाँ पे सही। 17 नंबर पे है फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की विशेषताओं की पहचान करें। जो फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या खासियत होती है उसमें। तो क्रॉपिंग, रेड आई रिमूवल या एयर ब्रशिंग। तो क्वेश्चन नंबर 17 में तो सारे ही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी फ़िल्टर फ़ोटो को टिंट करने के लिए कैमरा लेंस में रंगीन फ़िल्टर जोड़ने वाले फ़ोटोग्राफरों के विचार पर आधारित है। फ़ोटो फ़िल्टर या इमेज फ़िल्टर। तो फ़ोटो फ़िल्टर या इमेज फ़िल्टर में से आप लगाएंगे फ़ोटो फ़िल्टर, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी में लगाएंगे राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है, मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर सोच लेना है कि कौन सा आंसर आपके हिसाब से सही है, क्योंकि फिर उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने आपके गलत हुए हैं। HTML के लेबल टैग के बारे में क्या सही नहीं है। जो HTML का लेबल टैग है, इसके बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इसमें आपको लगाना होगा यूज़फुल फॉर विजुअली चैलेंज यूज़र्स, यानी दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी है, यानी जो एक तरीके से अंधे हैं उनके लिए। तो ये आपका कह रहा है कि सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। स्टाइल शीट की बॉडी में डैश शामिल है। देखिए मैं कोशिश करता हूँ आपको
आपका समय बचाने की, क्योंकि आंसर बताऊँ आपको डायरेक्ट, और आप जो है क्वेश्चन को प्रिपेयर करें, तैयार कर लें एग्ज़ाम के लिए, बस इतना ही काफ़ी है। क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं है कि एक ही क्लास को मैं 1.5 घंटे की कर दूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो स्टाइल शीट की बॉडी में क्या शामिल नहीं है, ये पूछ रहा है। जो स्टाइल शीट है तो उसमें कह रहा है कि स्टाइल रूल्स है, CSS रूल्स है, सीट रूल्स है या फॉर्मेट रूल्स है। तो इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, CSS रूल्स हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन में SJML की फुल फॉर्म पूछ ली, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, और इस 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रेगुलर मार्की टूल का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। रेगुलर मार्की जो टूल होता है इसका उपयोग किस लिए करते हैं? तैरता हुआ मार्की, मार्की बनाना, इमेज के अंदर के हिस्से को चुनने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी, इमेज के अंदर के हिस्से को चुनने के लिए हम मार्की टेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, मार्की टेल का। ठीक है, जो फोटोशॉप यूज़ करते होंगे तो वो जानते होंगे इसके बारे में, मार्की जो टूल होता है। 23 में है एक ऑनलाइन सूचना, यानी एन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन पुनर्प्राप्ति, यानी दोबारा से प्राप्त करने, दोबारा से जो प्राप्त करते हैं उसके उपकरण जो अपने खुद के परिणाम उत्पन्न करने के लिए वेब सर्च इंजन के डेटा का उपयोग करता है। तो इसमें क्या है? सर्च इंजन है, मेटा सर्च इंजन है, मेगा सर्च इंजन है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मेटा सर्च इंजन हो जाएगा इसमें। ठीक है, मेटा सर्च इंजन। यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या पैडिंग प्रॉपर्टी में निगेटिव वैल्यूज़ की परमिशन है? बताइए क्या परमिशन है या नहीं, ये पूछ रहा है बस आपसे। तो यस और नो, या नहीं कह सकते यानी कैन नॉट से, या मे बी या शायद यानी हो सकता है। तो इसमें आप लगाएंगे नहीं, क्या हो जाएगा? यानी नहीं है, अपना अनुमति, परमिशन नहीं है। 25 में है जब यूज़र माउस कर्सर को स्पेसिफाइड एलिमेंट पर ले जाता है तो डैश सूडो क्लास एक्टिवेट हो जाता है। तो माउस ओवर, माउस होवर, होवर या माउस मूव। तो क्वेश्चन नंबर 25 में लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर सी, यानी होवर। ठीक है, होवर हो जाएगा इसमें। 26 में है कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम नहीं है जो नोटपैड प्लस प्लस में मौजूद नहीं है? मौजूद नहीं है पूछा है, तो MD6 मौजूद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, व्यवसाय के लिए फोटो एडिटिंग द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों की पहचान करें। तो आइडेंटिफाई करना है आपको बेनिफिट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय फोटो एडिटिंग फॉर बिजनेस। तो ब्रांड निर्माण, बेहतर बिक्री, मजबूत सोशल मीडिया रणनीति, उपरोक्त में से सभी, यानी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसमें क्या होना चाहिए? यानी डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि बेहतर बिक्री और यहाँ पर कह रहा है कि मजबूत सोशल मीडिया रणनीति, तो दो ऑप्शन जब ठीक लगे तो डी पे अगर उपरोक्त सभी है तो वही आपको लगा देना है। ठीक है, ये एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने की। W3 टेबल में रिस्पॉन्सिव टेबलों के बारे में कौन सा कथन गलत है, यानी सत्य नहीं है, तो गलत ही होगा, तो वो बताना है आपको। तो पढ़िए, W3 रिस्पॉन्सिव क्लास एक उत्तरदायी तालिका बनाता है, क्या ये बात सही है? बताइए क्या ये बात सही है? जो फर्स्ट नंबर पे जो दी है, क्या ये बात सही है? तो कह रहा है कि कथन जो सही सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो जाएगा? ए ही सही हो जाएगा जी। बाकी के ऑप्शन पढ़ते हैं। W3 टेबल क्लास एक रिस्पॉन्सिव टेबल बनाता है, यह छोटी स्क्रीन पर क्षैतिज रूप से स्क्रॉल करता है, तो ये तो देखिए सही लग रहा है। 28 नंबर में जो बी ऑप्शन है ये तो सही लग रहा है, यानी ये तो गलत हो ही नहीं सकता। यह बड़ी स्क्रीन पर कोई अंतर नहीं, तो ये कह रहा है बड़ी स्क्रीन पर कोई अंतर नहीं है, ये भी सही है। लेकिन कह रहा है कि क्या सच नहीं है इसके बारे में? तो W3 टेबल क्लास एक रिस्पॉन्सिव टेबल बनाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि W3 रिस्पॉन्सिव क्लास एक उत्तरदायी तालिका बनाता है, तो ये बात तो सच है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है ये जो है गलत हो जाएगा, यहाँ पर सत्य नहीं है इसके बारे में। 29 में है इमेज में टोन कैसे बनाए जाते हैं? जब रंग में ग्रे जोड़ा जाता है, जब रंग में काला जोड़ा जाता है, जब रंग में सफ़ेद जोड़ा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो जब रंग में ग्रे जोड़ा जाता है तो बन जाते हैं टोन। 29 के बाद आपका 30, कौन फिल यहाँ पे लिखा है ये कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल के बारे में क्या सच है? यहाँ पे कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब स्टाइल को एक उपयोगकर्ता, एक लेखक या एक यूज़र एजेंट जैसे एक वेब ब्राउज़र द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट।
ठीक है। स्टाइल कैस्केड या ये तो हो जाएगा, बाकी गलतियाँ। 31 नंबर पे है W3.CSS बेसिक लिस्ट की पहचान करें। बेसिक लिस्ट की पहचान इसमें हो जाएगा आपका W3OL ऑर्डर लिस्ट। 32 है कुकीज़ के बारे में गलत कथन बताना है आपको। जो कुकीज़ होता है उसके बारे में गलत कथन कौन सा है। अब यहाँ पे गलत कथन पूछा है तो इसमें क्या कह रहा है, कुकीज़ प्रोग्राम होते हैं जो वेब क्लाइंट के बैकग्राउंड में चलते हैं। तो क्या ये बैकग्राउंड में चलते हैं? जी बिल्कुल नहीं चलते बैकग्राउंड में। ऑप्शन नंबर इसका ए ही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 33 है आई फ्रेम टैग जो है ये, कि आई फ्रेम टैग के बारे में कौन सा सही है, विच इज़ करेक्ट। तो यह है इनलाइन फ्रेम है। किसी अन्य दस्तावेज को वर्तमान HTML दस्तावेज में एम्बेडेड करें, कोई नहीं। तो इसमें ए और बी सही पूछ रहा है ना, कौन सा है। तो इनलाइन फ्रेम तो है ही, और अन्य कह रहा है कि किसी अन्य डॉक्यूमेंट को वर्तमान HTML में एम्बेडेड करें, हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है। 34 है स्टाइल क्लास के बारे में क्या सही नहीं है। स्टाइल जो टैग होता है आपका उसके बारे में कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कि स्टाइल क्लास डिक्लेरेशन अंडरस्कोर से पहले होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर लिखा है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। 35 में है W3 फॉन्ट है प्रयुक्त डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की पहचान करें। टाइम्स, न्यू रोमन, एरियल, वेदना या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें W3 फ़ॉन्ट में प्रयुक्त डिफ़ॉल्ट पहचान की यानी जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है उसकी पहचान करनी है, कौन सा होता है W3 में। तो इसमें आप लगाएंगे वर्धना, ऑप्शन नंबर जो सी है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो। जावास्क्रिप्ट में एक एलिमेंट को डैश का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। किसका उपयोग करके, यानी 4 ऑप्शन में है आपको, गेट एलिमेंट्स बाय नेम, गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम या उपरोक्त सभी। सभी से कर सकते हैं क्या? क्या सभी से कर सकते हैं क्या? तो इसमें लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी से करा सकते हैं। 37 में है डैश HTML नियंत्रणों के मान को एप्लीकेशन डेटा से बांधता है। तो 37 में आपको लगाना है NG मॉडल। क्या हो जाएगा? NG मॉडल इसमें राइट आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर जो सी है। 38 में है कौन सा वैध एनकोडिंग मानक नोटपैड प्लस प्लस में मौजूद है या मौजूद नहीं है। तो कह रहा है कि मौजूद नहीं है। ये आपको ज़रूर पढ़ लेना है कि कौन सा नहीं है। तो UTF-16 जो है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इसमें। 39 में है एंगुलर JS एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करने का निर्देश NG ऐप, NG इंट, NG मॉडल या इनमें से कोई नहीं है। तो 39 में आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए, NG ऐप। कल की वीडियो में बताया था आपको ये मैंने। ब्राउज़र आमतौर पर डैश टैग में सम्मिलित टेक्स्ट को रेखांकित करते हैं। तो IUINS या EM। तो क्वेश्चन नंबर 40 में आप लगाएंगे बी, यानी INS। 41 है देखिए, इनवैलिड इमेज फिल्टर की पहचान करें, यानी जो वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। तो वो 3 वैलिड होंगे, एक इनवैलिड है। तो कह रहा है कि इनवैलिड की पहचान करो। तो क्या आपने सोल्डिफाई सुना है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनवैलिड। 41 के बाद है आपका 42। डेल जो टैग होता है एलिमेंट उस टेक्स्ट को परिभाषित करता है जिसे किसी डॉक्यूमेंट से हटा दिया गया है। ब्राउज़र ने डैश रूप में प्रदर्शित करता है, लाल रंग में, बोल्ड में, ब्लैक कलर में या स्ट्राइक थ्रू में। स्ट्राइक थ्रू यानी जैसे कोई वर्ड लिखा है आपका, मान लो, और उसको बीच में से कट कर दें इस तरीके से, यानी जैसे मान लो मैंने लिखा है MUN और इसको बीच में से कर दो तो ये स्ट्राइक थ्रू हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर हटा दिया गया है ब्राउज़र, उन्हें किस किस तरीके से दिखाएगा फिर आपको, उन्हें लाल रंग में दिखाएगा, बोल्ड में, स्ट्राइक थ्रू में, या अब देखिए बोल्ड करेंगे तो बोल्ड में दिखाएगा आपको वो। तो स्ट्राइक थ्रू में दिखाता है, किस में? स्ट्राइक थ्रू में दिखाएगा, किसी कलर में नहीं दिखाएगा, स्ट्राइक थ्रू में। यानी जो डिलीट हो गए हैं, बीच में लाइन जो लिखी होती है, जो भी टेक्स्ट लिखा है उसके बीचों बीच लाइन, यानी कटा हुआ दिखता है वो। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 43 है W3 कंटेनर क्लास किसी भी HTML एलिमेंट में पैडिंग जोड़ता है। पैडिंग जोड़ता है W3 कंटेनर क्लास किसी भी HTML एलिमेंट में पैडिंग जोड़ता है। तो इसमें आपका हो जाएगा 16px लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे इसमें। 44 है कैनवास को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने के लिए शॉर्टकट की पूछ रहे हैं। कैनवास को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है तो किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं यहाँ पर? तो कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस शिफ्ट प्लस 0, ठीक है जी, याद रखिएगा, इसको ध्यान में रख लो, क्वेश्चन पूछ जा सकता है। 45 है DNS, डोमेन नेम सिस्टम फुल फॉर्म होती है DNS की। DNS नेम सर्वर का काम क्या है? तो DNS नेम सर्वर जो होता है इसका काम क्या होता है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, एक विशिष्ट IP एड्रेस में डोमेन नामों का अनुवाद यानी ट्रांसलेट करना, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ना, ट्रांसलेटिंग डोमेन नेम इनटू ए स्पेसिफिक IP एड्रेस, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका राइट आंसर है। 46 में है कौन सा मुख्य
अंतर्निर्मित खोज तंत्र नहीं है। विच इज़ नॉट ए मैन बुल्ट इन सर्च मशीन, यहाँ पे लिख रहा है मशीन्स, बताइए। तंत्र नहीं है यानी मशीन्स नहीं है। तो इसमें है डायलॉग बेस्ड है, डायलॉग फ्री है, इंक्रीमेंटल सर्च है या डिक्रीमेंटल सर्च है। तो 46 में आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए डायलॉग बेस्ड, ऑप्शन नंबर ए। 47 में है ऑटोफोक्स विशेषता का उपयोग किस एलिमेंट पर किया जा सकता है? बटन पे, इनपुट पे, सिलेक्ट पे या उपरोक्त सभी पे। तो इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। बटन पे भी, सिलेक्ट पे भी, इनपुट पे भी कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 में है पहचान करें कि सेक्शन टैग जो है एलिमेंट का उपयोग कहाँ किया जाता है। सेक्शन एलिमेंट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? चैप्टर्स, न्यूज़ आइटम्स, इंट्रोडक्शन से उपरोक्त सभी। तो इसमें आप उपरोक्त सभी लगाएंगे। 49 में है ऑर्डर लिस्ट में अलग अलग आइटम कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं। तो इसमें आप लगाएंगे LI, ठीक है, लिस्ट आइटम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। 50 नंबर क्वेश्चन है कौन सा वैध CSS प्रकार नहीं है? विच इज़ नॉट ए वैलिड CSS टाइप। तो इनलाइन, आउटलाइन, एक्सटर्नल या एम्बेडेड। तो इसमें लगाएंगे आप आउटलाइन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 51 में है सेवा जो किसी संगठन को वेब सर्वर पर वेबसाइट होस्ट में मदद करती है। तो इसमें हो जाएगा आपका वेब होस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा जीवंत रंग नहीं है? विच इज़ नॉट ए वाइब्रेंट कलर। तो लाल, सफ़ेद, नारंगी है या बैंगनी है। तो 52 में लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर सी यानी वाइट यानी सफ़ेद हो जाएगा इसमें। 53 है W3 डॉट इमेज में कौन सी इमेज क्लास सही नहीं है, पहचान करें। कौन सी सही नहीं है वो पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा W3 ओवल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 54 है फॉर्मेटिंग डैश लागू करने के लिए एलिमेंट के समूह को एक साथ समूहित करना। तो टैग है, ID है, क्लास है या डिव है। तो इसमें आप लगाएंगे डिव, ऑप्शन नंबर डी। शायद कल भी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, रिपीट हुआ है कल वाली वीडियो में। CSS में एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के लिए सही कथन की पहचान करें। 55 में आपको सही कथन ढूंढना है। यह एक ब्राउज़र निर्धारित पोजीशनिंग है, सही पूछ रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा आपका। और यह एब्सोल्यूट पोजीशनिंग को परिभाषित करने के लिए CSS की पोजीशन प्रॉपर्टी का उपयोग करता है, ये भी गलत है। यह ऑथर्स को एलिमेंट्स को प्रदर्शित करने के लिए करने के तरीके पर अधिक नियंत्रण देता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। जो ऑथर्स होते हैं, लेखक, तो उनकी बात कर रहे हैं। 56 में है प्रतिक्रियाशील ग्रिड में कितने कॉलम समर्थित हैं। 56 में आपको बताना है कि कितने कॉलम समर्थित हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका 12 यानी सी ऑप्शन पे 12 हो जाएगा। वेब डिज़ाइन में जावास्क्रिप्ट की क्या भूमिका है? वेब डिज़ाइन में जावास्क्रिप्ट की क्या भूमिका है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ जावास्क्रिप्ट इन वेब डिज़ाइन। तो वेब पेजों के कंटेंट को परिभाषित करता है, या वेब पेजों का लेआउट निर्दिष्ट करता है, या वेब पेजों के बिहेवियर को प्रोग्राम करता है। तो वेब पेजों के बिहेवियर को प्रोग्राम करता है यानी ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वैध मेटा सर्च इंजन नहीं है। कह रहा है कि कौन सा जो है वैध मेटा सर्च इंजन नहीं है। अब सर्च इंजन कह रहा है कि नहीं है। अब ये क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर नहीं है की जगह है कर दूँ, कौन सा मेटा सर्च इंजन है, तो इसमें डकडग्गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डकडग्गो हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा वैध मेटा सर्च इंजन नहीं है, तो नहीं है। तो इसमें जो डकडग्गो है ना, जो ऑप्शन नंबर डी पे दे रखा है, ये प्रश्न ही गलत ही पूछा है। इनको पूछना चाहिए था कि कौन सा मेटा सर्च इंजन है, तो यहाँ पर फिर होता आपका डकडग्गो। अब नहीं है में तो आपका याहू भी आ रहा है, स्टार्ट ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन ये नहीं आता है। तो अब हम ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों लगाएंगे आंसर में, नहीं तो फिर इनको पूछना चाहिए था कि कौन सा है, तो डकडग्गो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता, ठीक है। नहीं होने को तो तीनों ही नहीं है फिर, तो ये होता है। तो इसलिए तो गलती हो जाती है कभी कभी। बताइए, जूम कर देता हूँ आपके सामने इसको। यूज़र इनपुट, यूज़र एक्शन और ब्राउज़र एक्शन की पहचान करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। इनपुट हैंडलर है, इवेंट हैंडलर है, डॉक्यूमेंट हैंडलर है या एक्शन हैंडलर है। तो 59 में आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, इवेंट हैंडलर, ठीक है, ये हो जाएगा बी आपका। उसके अलावा 60 नंबर क्वेश्चन है क्विक सिलेक्शन टूल का उपयोग डैश के उद्देश्य के लिए किया जाता है। जो क्विक सिलेक्शन है किसके लिए यूज़ करते हैं? तो कॉपी सिलेक्शन या पेस्ट सिलेक्शन है। कॉपी सिलेक्शन, पेस्ट सिलेक्शन, इमेज के किनारों को ढूंढें और चैन को स्पेशली जो सिलेक्ट है उसको स्पेशल रूप से रोकें, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा इमेज के किनारों को ढूंढें और चयन को स्वचालित रूप से रोक दें। फाइंड इमेज एज यानी किनारे एंड ऑटोमेटिकली स्टॉप द सिलेक्शन। तो जो इसमें सी ऑप्शन है वही राइट आंसर है। 61 देखिए यहाँ पे CSS के बॉक्स मॉडल के बारे
सही क्या है ये पूछ रहा है। तो इसमें देखिए यह एलिमेंट्स के चारों ओर खींचे हुए वर्चुअल बॉक्स को परिभाषित करता है। इट डिफाइन ए वर्चुअल बॉक्स ड्रॉ राउंड एलिमेंट्स। प्रत्येक एलिमेंट का कंटेंट केवल पैडिंग से घिरा होता है। प्रत्येक एलिमेंट का कंटेंट केवल एक बॉर्डर से घिरा होता है। प्रत्येक एलिमेंट का कंटेंट केवल एक मार्जिन से घिरा होता है। तो कह रहा है कि एक सही कौन सा है, बाकी तीन गलत हैं, तो एक सही है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, यह एलिमेंट के चारों ओर खींचे वर्चुअल बॉक्स को परिभाषित करता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 ये रहा यहाँ पे। CSS2 में परिभाषित गलत मीडिया प्रकार की पहचान करें। CSS2 में परिभाषित यानी जो डिफाइन है पहले से ही। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मीडिया टाइप डिफाइंड इन CSS। तो बताइए आपको कौन सा इसमें से गलत लग रहा है। हैंड हेल्ड है, एरियल, ब्रेल या प्रिंट। तो इसमें आप लगाएंगे एरियल। ठीक है, एक मिनट। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के तीन जो है सही हैं, ये गलत हो जाएगा बाकी। 63 में है W3 कलर और W3 टेक्स्ट कलर क्लासेस का उपयोग डैश को कलर करने के लिए किया जा सकता है। कोई HTML एलिमेंट है, केवल हेडिंग, केवल पैराग्राफ एलिमेंट या केवल टेबल एलिमेंट। तो इसमें आप लगाएंगे क्या, बी या सी। 63 में क्या लगाएंगे आप, बी या सी या ए या डी। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो W3 कलर है, W3 टेक्स्ट कलर है, कोई HTML एलिमेंट हो उसको कलर करने के लिए हो सकता है। 64 में कह रहा है कि गॉसियन ब्लर को सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट की पूछ रहा है। तो शॉर्टकट की किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट जी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। 65 में है एक्सटर्नल शीट के बारे में क्या सच नहीं है। तो सच नहीं है तो झूठ होगा। अब वो झूठ आपको पकड़ना है। यह एक अलग डॉक्यूमेंट है जिसमें केवल CSS नियम शामिल हैं। कह रहा है कि यह एक अलग डॉक्यूमेंट है जिसमें केवल CSS नियम शामिल हैं। उसके बाद है यह कंटेंट को प्रेजेंटेशन से अलग करता है, लेकिन दोनों अभी भी एक ही फाइल में सम्मिलित हैं। आप अगर अलग कर देगा तो एक ही में शामिल कैसे रहेंगे, फिर ये गलत तो नहीं हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा इसमें। 66 है एंगुलर जेस एक्सप्रेशन के बारे में अमान्य कथन की पहचान करें। अमान्य कथन की पहचान करें। तो एंगुलर जेस एक्सप्रेशन जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन से अलग है। एंगुलर जेस एक्सप्रेशन जो है जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन से अलग हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी अमान्य हो जाएगा। 67 है डैश टैग एक वेब पेज में CSS एम्बेड करता है। कौन सा ऐसा टैग है जो CSS में, जो वेब पेज में CSS को एम्बेड करता है। CSS टैग HTML स्टाइल या XML। तो इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, स्टाइल। क्या लगाएंगे आप इसमें, इसमें आपको लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी, स्टाइल हो जाएगा। HTML की फुल फॉर्म याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, जो कि एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो 66 में हो गया बी। एंगुलर जेएस में NG रिपीट डायरेक्टिव के बारे में क्या सही नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ट्रू फॉल्स की तरीके से पूछ लेता है कि क्या सही नहीं है। यह है एक HTML एलिमेंट को दर्शाता है। प्रत्येक सही आइटम के लिए एक बार HTML एलिमेंट को क्लोन करता है। और उसके बाद है ऑब्जेक्ट्स के एक एरे का प्रयोग करता है। और नेक्स्ट है आपके सामने डी में एंगुलर जेएस एप्लीकेशन के लिए प्रारंभिक मानों को परिभाषित करता है। तो यही इसके बारे में सही नहीं है, एंगुलर जेएस एप्लीकेशन के प्रारंभिक मानों को परिभाषित नहीं करता है। 69 में है जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल का डेटा टाइप प्राप्त करने के लिए किस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो बताइए किस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। आपने क्वेश्चन पहले ही पढ़ा होगा, तो टाइप ऑफ, किसका, टाइप ऑफ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 70 MIME, इसकी फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे कि MIME की फुल फॉर्म क्या होती है। तो मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। 71 में है नोटपैड प्लस प्लस में लाइनों को छुपाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो Alt+H का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 72 है HTML में एक प्रकार का स्क्रीन फ्रेम नहीं है। कह रहा है कि HTML में एक प्रकार का स्क्रीन फ्रेम नहीं है। आई फ्रेम है, नो फ्रेम है, यू फ्रेम है या फ्रेम सेट है। तो 72 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यू फ्रेम आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 73 क्वेश्चन में कह रहा है कि लेसो टूल का सबसे अच्छा उपयोग डैश के लिए किया जा सकता है। यानी किसके लिए कर सकते हैं लेसो टूल का, एक सिलेक्शन को क्लीन करना जिसे आपने किसी अन्य टूल से शुरू किया था। पहले से हो चुके चेन रद्द करना, हटा दो। सिलेक्शन रिमूव करने के लिए, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए सफिशिएंट यहाँ पर, यानी एक तरीके से सही आंसर है ये हमारा। 73 में आप लगाएंगे ए।
74 में देखिए क्या लिख रहा है, आप अपना आंसर सोचिए तब तक मैं पढ़ता हूँ इसको। निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव इज यूज टू स्टार्ट एन एंगुलर जेस एप्लीकेशन, किस निर्देश का उपयोग एंगुलर जेस एप्लीकेशन को शुरू करने के लिए किया जा सकता है या किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो इसमें आप होगा आपका, इसमें हो जाएगा एनजी ऐप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना राइट आंसर करेंगे आप, एनजी ऐप। 75 में है, 25 क्वेश्चन और बचे हैं अभी। डैश टेक्स्ट को बोल्ड करता है, यानी ऐसा कौन सा लिख रहा है यहाँ पर जो टेक्स्ट को बोल्ड करता है। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको लगाना पड़ेगा फॉन्ट विड्थ और आपका बोल्ड, ठीक है। 76 है, वेब पेज का सबसे महत्वपूर्ण हेड जो टैग है आपका डैश एलिमेंट के लिए एक कंटेनर है, लिंक, वेब पेजेस, मेटा डेटा या पिक्चर्स। तो इसमें तो आपका मेटा डेटा हो जाएगा। 77 में है, उस ब्राउज़र की पहचान करें जो HTML5 टैग प्रस्तुत कर सकता है, सफारी, एज, क्रोम या उपरोक्त सभी। तो 77 में लगाएंगे आप उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव। W3 फॉन्ट में हेडिंग्स के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है। तो हेडिंग्स, हेडिंग्स में कम संख्या में अक्षरों की अनुमति देता है। जो हेडिंग्स है, हेडिंग्स में कम संख्या में अक्षरों की अनुमति देता है, परमिशन देता है, ये गलत हो जाएगा आपका। उसके बाद है 79, एम्बेडेड स्टाइल शीट के बारे में क्या सही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन देखिए बहुत आते हैं आपके एग्जाम में, क्या सही है क्या सही नहीं है। तो ध्यान से आपको पढ़ना है, थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लोगे तो इसको आप और तरीके से अच्छे तरीके से कर सकते हो। कह रहा है कि क्या सही नहीं है। तो एम्बेडेड स्टाइल शीट एक संपूर्ण CSS दस्तावेज को एक HTML दस्तावेज में एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फुल फॉर्म होती है इसकी, दस्तावेज के मुख्य भाग में एम्बेडेड करने में सक्षम बनाती है। तो ये तो सही हो जाएगा आपका। उसके बाद लिख रहा है ग्लास सिलेक्टर्स का उपयोग एम्बेडेड स्टाइल शीट में किया जाता है, ये भी आपका सही ही है। उसके बाद लिख रहा है यहाँ पर आपके सामने सैली तत्व का प्रयोग विशेषता मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन यानी MIME मल्टी, देखिए फुल फॉर्म पूछी थी ना ऊपर MIME की। अब जिस बच्चे को उसकी फुल फॉर्म नहीं आती होगी तो यहाँ पर फुल फॉर्म दे दी इसने, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, तो उसका एक नंबर यहाँ से बन सकता था। लेकिन क्वेश्चन दिया है उसके बाद, फुल फॉर्म पूछने के बाद, ये नेलेट ने या एग्जामिनर ने दिमाग लगाया। अगर इस क्वेश्चन को पहले दे देता फुल फॉर्म पूछने से तो बच्चे के समझ में आता है कि चलो ये फुल फॉर्म है। उसके पहले पूछ ली फुल फॉर्म, उसके बाद क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन में फुल फॉर्म लिख दी फिर उसकी। तो ऐसे भी करता है। तो इसमें लिख रहा है कि शैली तत्व का प्रयोग विशेषता मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रकार को निर्दिष्ट करता है जो फाइल की सामग्री का वर्णन करता है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में है उपरोक्त सभी, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इधर देखिए क्या है, 80 नंबर क्वेश्चन में है, W3 पैनल के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन कह रहा है सही है? तो W3 पैनल क्लास कोड्स प्रदर्शित करने के लिए एकदम सही है। तो इसमें तो बी लगा देंगे हम बिना सोचे समझे। 81 में है, CSS में सूडो क्लास के बारे में गलत कथन की पहचान करें। गलत कथन पहचानना है, यह CSS में परिभाषित एक स्टाइल क्लास है। तो जो 81 में लिखा हुआ है क्या ये सही है? सही हो जाएगा या नहीं? तो ये कह रहा है तो CSS में परिभाषित एक स्टाइल क्लास है, ट्रू हो जाएगा। हमें तो गलत पहचानना है। यह लेखक को दस्तावेज में विशेष रूप से घोषित नहीं की गई सामग्री तक पहुंच प्रदान करता है। तो 81 में क्या लगाएंगे आप? ये भी सही है। सूडो क्लास को एलिमेंट के नाम से अंडरस्कोर द्वारा रखा जाता है। सूडो क्लास को एलिमेंट के नाम से अंडरस्कोर द्वारा अलग किया जाता है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर गलत। 82 है, रंग वृद्धि डैश को संदर्भित करता है। कलर इन्हेंस रेफर टू इमेज का केवल फोरग्राउंड बढ़ाने के लिए, या इसमें कह रहा है कि किसी भी प्रकार की प्रक्रिया या उपचार को प्राकृतिक हीरे रंग को संशोधित या बढ़ाता है। उसके बाद है केवल इमेज या बैकग्राउंड बढ़ाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, किसी भी प्रकार की प्रक्रिया या उपचार को प्राकृतिक हीरे के रंग को संशोधित या बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। 83 देखिए क्या है, जावास्क्रिप्ट कोड को पुराने ब्राउज़र में चलाने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग करना आवश्यक है? तो इसमें लगाएंगे आप वार कीवर्ड का, किसका? वार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधिकारिक W3C अनुशंसा बनने के लिए सबसे पहले कौन सा CSS विनिर्देश घोषित किया गया था? तो CSS लेवल 2, CSS लेवल 1, CSS लेवल 0 या CSS लेवल 2.1। तो यहाँ पर कह रहा है कि
कौन सा घोषित किया गया था? तो 84 में क्या लगाना पड़ेगा? देखिए 2 तो नहीं ना, CSS 2.0 2.1 सॉरी, 0 था नहीं, तो इसमें लगाएंगे CSS लेवल 1। ठीक है, तो इसको तो वैसे भी किया जा सकता है। देखिए 0 तो होता ही नहीं है, 1 तो शुरू होता है, तो 1 से तो शुरू होता है कोई भी चीज़, तो इसमें लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। जैसा मेरा मानना है इसमें ऑप्शन नंबर सी ही आएगा, जो कि इसका राइट आंसर भी है। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डैश का प्रयोग करके घोषित नहीं किया जा सकता। कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डैश का उपयोग करके घोषित नहीं, तो वार लेट नथिंग या सेट, तो 85 में लगाएंगे आप डी, सेट। 86 में है, कौन सी क्लास प्रॉपर्टी इमेज को ट्रांसपेरेंट बनाती है? क्या बनाती है? ट्रांसपेरेंट बनाती है, तो W3 ओपेसिटी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। यहाँ पर नेक्स्ट है, इंडेक्स पेज डैश है। जो इंडेक्स पेज है वो क्या है? विश्वकोश लेखों का एक सूचकांक जहां सभी इंटरनेट डेटा संग्रहित है, इंटरनेट तक पहुंच के लिए आवश्यक है वेबसाइट का पहला पेज। तो इंडेक्स पेज, क्या वेबसाइट के पहले पेज को इंडेक्स पेज कहते हैं? बताओ। तो यहाँ पर कह रहा है वेबसाइट का पहला पेज इंडेक्स पेज क्या होता है? तो वेबसाइट के पहले पेज को ही तो इंडेक्स पेज कहते हैं, वेबसाइट के फर्स्ट पेज को ही तो इंडेक्स पेज कहते हैं, द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। वेबसाइट के पहले पेज को तो होम पेज भी कहते हैं, लेकिन इंडेक्स पेज भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आप याद, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। .edu देखिए एजुकेशन से रिलेटेड है ना, तो ये क्या हो जाएगा इसमें? एजुकेशन डोमेन है। कैसा है? एजुकेशन डोमेन है। 88 में लगाएंगे आप ए। 89 में है, W3 लिस्ट में कौन एक वैलिड लिस्ट टाइप नहीं है? कौन सा नहीं है? तो स्मॉल है, लार्ज है, एक्स स्मॉल है या एक्स लार्ज है? तो 89 में लगा देंगे आप ऑप्शन नंबर बी, एक्स स्मॉल। ठीक है, ये वैलिड लिस्ट टाइप नहीं है। उसके बाद है 90, 10 क्वेश्चन और। इनवैलिड इनपुट टैग में टाइप विशेषता मान की पहचान करें। तो रेडियो बॉक्स, सबमिट टेक्स्ट या चेक बॉक्स? तो इसमें आप लगा देंगे रेडियो बॉक्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रेडियो बॉक्स हो जाएगा। 91 में है, विभिन्न स्थितियों के आधार पर विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए किस जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है? इफ़, फॉर, वाइल या स्विच? तो इफ़, फॉर, वाइल या स्विच किसका यूज़ करते हैं? तो इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी पे, जो है स्विच। ठीक है ना, स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। 91 में हो जाएगा डी। 92 है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग निर्देशों यानी डायरेक्टिव्स के उपसर्ग यानी प्रीफिक्स के रूप में किया जाता है? डेटा, एनजी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हो जाएगा आपका एनजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 93 है, जावास्क्रिप्ट डैश को बदल सकता है? HTML कंटेंट को, HTML एट्रीब्यूट वैल्यूज़ को, HTML स्टाइल्स को, या सभी को? तो किसको बदल सकता है? सभी को बदल सकता है जावास्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे इसमें। 94 है, 94 में देखिए क्या कह रहा है, इंटरनेट के सभी कंप्यूटर कनेक्शन द्वारा किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो 4 प्रोटोकॉल हैं आपके सामने, UDP है, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, नेट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट है, और UDP है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर कह रहा है कि किसका, बताइए। तो UDP है, TCP/IP भी है, FTP भी है, टेलनेट भी है। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए राइट आंसर इसमें 94 में? तो TCP/IP का नाम सुना है? इसमें 4 लेयर होती हैं। कितनी? 4 लेयर होती हैं। सभी लेयर्स के नाम लिखे कमेंट बॉक्स में। पहली कंडीशन गलत होने पर परीक्षण करने के लिए एक डैश नई कंडीशन निर्दिष्ट करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। इफ़, एल्स या एल्सिफ, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, एल्सिफ। ठीक है, एल्सिफ इसका राइट आंसर है। 96 है, HTML टैग्स में नॉन सेमांटिक एलिमेंट्स की पहचान करें। आइडेंटिफाई द नॉन सेमांटिक एलिमेंट्स इन HTML टैग। डिव है, टेबल है, फॉर्म है या आर्टिकल है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, डिव हो जाएगा इसमें, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 97, CSS के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट CSS के बारे में? तो CSS कैस्केडिंग स्टाइल सीट इसकी फुल फॉर्म होती है, तो ये तो सही हो जाएगा। यानी अगर फुल फॉर्म देखें हम, CSS कैस्केडिंग स्टाइल सीट, तो फुल फॉर्म होती है इसकी। तो कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, ये आपको सिर्फ पता करना है। प्रस्तुति से अलग कंटेंट है, वेब पेज का विजुअल लेआउट स्थापित करें, स्टेबिल्स विजुअल लेआउट ऑफ वेब पेज, या वेब पेज की सामग्री को मार्कअप करें? तो CSS के बारे में सही नहीं है ये पूछा है, तो वेब पेज की सामग्री को मार्कअप द कंटेंट ऑफ द वेब पेजेस या वेब पेज, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, नहीं गलत है। W3 डॉट टेक्स्ट में सामान्य टेक्स्ट अलाइनमेंट क्लास नहीं है। W3 लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर या सेंटर अलाइन?
तो 98 में लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। W3 सेंटर अलाइन, ठीक है, ये कह रहा है कि मान्य टेक्स्ट अलाइनमेंट क्लास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 99 में है HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पुट रिक्वेस्ट मेथड का उपयोग किया जाता है, किस चीज़ के लिए करते हैं यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो निर्दिष्ट दस्तावेज की अंतर्वस्तु लौटाने के लिए नहीं, हेडर इन्फॉर्मेशन लौटाने के लिए नहीं, निर्दिष्ट दस्तावेज डॉक्यूमेंट को संलग्न डेटा से बदलने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें बिल्कुल आपका राइट। 100 आज के आपका लास्ट क्वेश्चन है, स्विच ब्लॉक से बाहर आने के लिए किस स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो हम ब्रेक का यूज़ करते हैं, किसका, ब्रेक का। एग्जिट का नहीं करेंगे, डिफ़ॉल्ट करते हैं, आउट का नहीं करते हैं। तो सिर्फ एक ऑप्शन बचता है आपके सामने जो कि हो जाएगा ब्रेक। तो यानी स्विच ब्लॉक से बाहर आने के लिए विच स्टेटमेंट इज़ यूज टू कम आउट स्विच ब्लॉक, तो इसमें आपका हो जाएगा ब्रेक। तो ये 100 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताए गए हैं सारे क्वेश्चन आपकी समझ में आए हैं। और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उसको, क्योंकि क्वेश्चन कोई सा भी आपके एग्जाम में आ जाएगा, प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है ना, नेलेट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसकी PDF चाहिए आपको तो व्हाट्सएप पे फ्री में आपको मिल जाएगी, आप इसको लगा सकते हैं अपने आप। अब आपने सोल्व कर लिया है, अब एक बार आप खुद लगाएंगे तो फिर ये देखिएगा कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।